बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। भोले बाबा हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया, कहा उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ी। राउजवेनी कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर हत्या, 6 बाइक सवारों ने चाकू तलवारें मारी। 8 संदिग्ध हिरासत में। चेन्नई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंदौर के सरकारी स्कूलों की पोल खुलती तस्वीरें, दीवारों छत से गिरते प्लास्टर के बीच पढ़ाई को मजबूर बच्चे। कई पेरेंट्स से निकलवा ली टीसी। गाजियाबाद में रील बनवाने पर 2 दरोगा सस्पेंड, पहली ही पोस्टिंग में उड़ाई मौजदार तो कभी आलिशान ऑफिस में बनवाई वीडियो। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। हाथरस से खबर आपको बता देते हैं। सिकंदराराव क्षेत्र अंतर्गत हुई दुर्घटना, एफआईआर और गिरफ्तारी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य आरोपी मधुकर मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया। उसने किसी भी सवाल का नहीं दिया है जवाब। कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने किसी भी सवाल का नहीं दिया है जवाब। हाथरस से खबर, सिकंदराराव क्षेत्रांतर्गत हुई दुर्घटना के मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी के संबंध में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक। फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराराव पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब-2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराराव पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराराव से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे।
कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार करा जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, एक आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। सर, इसके बाद से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से हैं जिनके संपर्क में हुए? मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जितनी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया, पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हाथरस पुलिस की टीम ने इनको दिल्ली से नजफगढ़ से कल देर शाम पकड़ा। अभी इनको पीसीआर पे लिया जाएगा। इनको विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके पूछताछ करी जाएगी और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको पीसीआर पे लेके जो भी आगे ये बताएंगे उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जब घटना हुई तो उसके बाद क्या मधुकर ने बाबा को फोन करके 11 मिनट बात की? अभी इसके बारे में इनको पीसीआर लेके तब बातचीत होगी। इनके सीडीआर का खंगाले जा रहे हैं, इनकी जो भी आईपीडीआर से सीडीआर से उनको खंगाला जा रहा है और उसके बाद जो भी अभी इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है हमारी सर्विलेंस टीम लगी हुई है। जो भी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, वो वेचना के पार्ट है। सर, एक सवाल और, वकील ये बोलते हैं कि बीमार थे, क्या कुछ मेडिकल हिस्ट्री निकल कर? सर, मेडिकल हिस्ट्री निकल के आई है साहब? अभी तक इनको गिरफ्तार करा गया है। इनको कहीं अस्पताल से गिरफ्तार नहीं करा गया, दिल्ली में इनको नजफगढ़ से रास्ते से गिरफ्तार करा गया है और हाथरस पुलिस की एसओजी टीम नहीं गिरफ्तार करा। सर, 2 मिनट। और एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल को यहां पर आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि हाथरस में हुए हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की बात यहां पर कही गई है। साथ ही साथ लगातार सबूत खंगालने की कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ इसमें बताया जा रहा है, हालांकि इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ेंगे खबरों में। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश के बाद शनिवार को बालटाल रास्ते में अमरनाथ यात्रा रोक दी गई।
अमरनाथ यात्रा 29 जून को नुनवान और बाल्टाल बेस कैंप से शुरू हुई थी। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश के बाद शनिवार को बाल्टाल रास्ते से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। अमरनाथ यात्रा 29 जून को नुनवान और बाल्टाल बेस कैंप से शुरू हुई थी। अभी हम हेलीपैड पे हैं और यहाँ से हम बाल्टाल भी गए थे। बारिश के कारण से यात्रा को रोक दिया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और इस शिव गौरी सेवा मंडल के द्वारा भंडारा यहाँ यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। रहने की भी, खाने पीने की, चाय पानी, ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। कल हम यहाँ पहुँच गए थे और कल से बारिश हो रही है लगातार। बाल्टाल पे हम हैं इस समय हेलीपैड पे और कल से काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है जिसकी वजह से यात्रा रोक दी गई है। अब हमें कल यात्रा का, भोले बाबा की कृपा से कल यात्रा का मौका मिलेगा यात्रा पे जाने का। 52 दिन तक चलने वाली तीर्थ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। हर साल लाखों तीर्थयात्री हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के लिंग का दर्शन करने आते हैं। और अब मैनपुरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भरभरा कर गिरी कच्चे मकान की छत। आपको बता दें कि छत के मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना करहल के गांव नगला मनु में हुआ हादसा। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना करहल के गांव नगला मनु में हुआ हादसा। मैनपुरी से खबर, भरभरा कर गिरी कच्चे मकान की छत। छत के मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की हुई मौत। थाना करहल के गांव नगला मनु में हुआ हादसा। आज पुलिस को सूचना मिली कि नगला मनु में एक मकान बारिश का ढह गया है, उसमें एक महिला दबी हुई है। तो मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची तो वहाँ पे डेड बॉडी को निकाला गया। संजीवनी देवी वाइफ ऑफ लोचन सिंह लोधी राजपूत जो है, इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थे। बारिश भी तेज हो रही थी तो इनका जो मकान था, जो एक छत थी, वो बहुत कमजोर थी, जिसके नीचे दब गई गिरने के बाद और इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को जो है जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम करवाने के लिए और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जा रही है। मैनपुरी में भरभराकर गिरी कच्चे मकान की छत, जिसपे छत पे दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बरेली होंडा एजेंसी का बड़ा कारनामा आया सामने। एजेंसी ने ग्राहक को बेची सेकेंड हैंड स्कूटी। युवक ने स्कूटी फाइनेंस कराने के बाद मांगी आरसी देने में एजेंसी कर्मचारियों ने की टाल मटोली। पीड़ित ने एजेंसी संचालक पर लगाया आरोप। जाति सूचक शब्दों व मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मौदहा पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बेदोखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों व मारपीट का लगाया है आरोप। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बेदोखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एजेंसी ने ग्राहक को बेची सेकेंड हैंड स्कूटी। युवक ने स्कूटी फाइनेंस कराने के बाद जब आरसी मांगी तो उसमें टाला बटोली करते आए एजेंसी के कर्मचारी। श्रावस्ती से खबर, जहां पर जिले में भारी बारिश से राप्ती नदी उफान पर। राप्ती नदी से कटान का विधायक ने लिया जायजा। विधायक रामफेरन पांडे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। मारिका कोट, कोडरी, कखरा घाट, बोटहा गांव पहुंचे।
विधायक ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विभागीय अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए हैं, कटारोधी कार्य हेतु निर्देशित किया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव रद्द करने की मांग राजापुर गांव के किसानों ने किया है जमकर प्रदर्शन। किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। हजारों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। किसानों का तेज बारिश में भी प्रदर्शन रहा जारी। किसानों ने आत्मदाह की प्रशासन को दी है चुनौती। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स मुस्तैद। हजारों की संख्या में पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए राजापुर की जमीन जो है पहली बार नहीं 3 बार 4 बार अधिग्रहण हो चुकी है। किसने किया है? किसने किया? पहले ITI बनी, मंडी समिति में गई और सरकार में ही गई है सर। अब ये आवास परिषद में जा रही है। आवास परिषद? हाँ, तो कोई भी किसान राजी नहीं है देने को, और ये बहुत सालों से चल रहा। 5 बार ले चुके हैं हम लोगों की जमीन। अब जमीन ले रहे हैं 2-2, 3-3 बीघा बच्चों के हिस्से पे पड़ी, वही हम लोग कर खा रहे हैं। ये कौन ले रहा है? ये ले रहे हैं आवास विकास वाले। इससे पहले भी प्रदर्शन किया था। हाँ। क्या आश्वासन दिया गया था? कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं, अपने नाम पर सब कर लिए हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई भैया नहीं हो रही है, और जो जमीन ले लेंगे तो हम जान खो देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? यशी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव का मामला है, जहां आवास विकास परिषद के द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी। जहां किसानों को जो है पहले उचित मुआवजा नहीं मिला था, जिसके कारण किसानों ने बीते दिनों शहर के विलोबी हाल के पास पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया था, जहां उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान मान गए थे। वहीं अब किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को रद्द किया जाए। वहीं आज लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में तेज बारिश के दौरान, यानी तेज बारिश हो रही है, वहीं किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जैसी बिल्कुल विनीत, अगर हम बात करें जिस तरीके का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उनसे जमीन ली जा रही है, इस पर प्रशासन द्वारा क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, यशी अगर बता दें आज की बात, तो आज अभी तक प्रशासनिक अमले से कोई भी व्यक्ति, कोई भी आला अधिकारी अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों में और आक्रोश फैल रहा है। जहां किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी, किसानों ने स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दे दी है कि अगर आवास विकास परिषद के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को रद्द नहीं किया गया तो किसान आत्मदाह कर लेंगे। ये किसानों के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल किसान जो हैं वो अपनी भूमि जिस तरीके से उनकी अधिग्रहण की जा रही है उसको लेकर फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी तरीके की कोई समझाइश नहीं की जा रही है। और अब आपको सोनभद्र से खबर बता देते हैं, जहां पर युवक की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। सवर्ण समाज ने स्वर्ण जयंती चौक किया जाम। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। असलहा बाबू के पुत्र की गिरफ्तारी की मांग।
असलहा बाबू का पुत्र है मुख्य आरोपी। अभी तक एक महिला सहित को गिरफ्तार किया गया है। कल भाजपा के सदर विधायक ने दिया था धरना। आरोपियों पर वीडियो वायरल करने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल भाजपा के सदर विधायक ने दिया था धरना। आरोपियों पर वीडियो वायरल करने पर कार्रवाई की मांग। सोनभद्र से खबर, युवक के पिटाई के मामले में पकड़ा तूल। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें साल दर साल बाढ़ के डर और खतरे के बीच जीना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें साल दर साल बाढ़ के डर और खतरे के बीच जीना पड़ रहा है। सर यहाँ पे तो बहुत दिक्कत आ जाती है। बाढ़ क्षेत्र में जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत बुरी हाल हो जाती है। 2-3 रोज यहाँ खाना नहीं मिले, आगे संभावना है। ये मेरा मुसीबत आ जाती है। अच्छा, इस बांध से सटे कितने आप लोग, कितने घर होंगे, कितने लोग रहते हैं? लगभग माँ सर बांध के सटे वैली से लेकर यहाँ तक कम से कम 2000 घर होंगे। अच्छा, सब लोगों के लिए यही सारी दिक्कत? सब यही दिक्कत आएगी। मकान तो होंगे करीब 200-250 घर। सबके लिए बाढ़ का संकट है। ये बाहर ये जो नदी के तीर है घाघरा के, इनके लिए सबको खतरा मंडराती है। हाँ। ये सब छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा। भैंस गाय लेकर बाल बच्चे जब ज़्यादा संभार हो जाते तो बाल बच्चे भी ऊँचे कहीं ले जाना पड़ता है, घर द्वार सब छोड़ देना पड़ता है। जिला प्रशासन के मुताबिक नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। फ्लड सेंटर और फ्लड शेल्टर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारे तटबंध हैं उन सभी पर जो फ्लड डिवीजन है सिंचाई विभाग का, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य की एक आकलन हम लोगों ने लिया। और उसके अतिरिक्त जो हमारी बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं, 27 बाढ़ चौकियाँ हैं, 31 बाढ़ शरणालय हैं, उनकी स्थितियों का भी आकलन किया है। हम पूरी तरह से एक परिपक्वता के साथ में सारे विभागों का समन्वय हो और फील्ड में प्रॉपर जो है बाढ़ के लिए जिस तरीके की एक प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए वो सभी विभाग कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे पुख्ता इंतजाम करने की गुजारिश की है ताकि उन्हें हर साल सामने आने वाली इस मुश्किल से छुटकारा मिल सके। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या से मोदी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं बल्कि अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। अयोध्या में 3 बार सर्वे कराया गया, लेकिन सर्वे वालों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े, लेकिन वहां से भी वो जान बचा कर निकले हैं। इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे। कानपुर के नवाबगंज में जल निगम की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां बीते 2 महीनों से पानी की टंकी लीक होने के कारण करीब 10,000 से ऊपर लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। नवाबगंज वार्ड 43 के भाजपा पार्षद राजकिशोर यादव ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र में पानी सप्लाई के लिए जल निगम ने डीपीएस मार्केट के पास एक पानी की टंकी बनवाई थी। आरोप है कि पानी की टंकी जब से बनी है तब से लेकर आज तक कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कभी टंकी की मोटर खराब होती है तो कभी टंकी से पानी नहीं साफ आता। पार्षद ने बताया कि बीते 2 महीनों से पानी की टंकी लीक है, जिसके कारण क्षेत्र की 10,000 से ऊपर की आबादी को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि डीपीएस इंटर कॉलेज मैदान में जल निगम द्वारा पूर्व में एक टंकी का निर्माण किया गया था। तब से लगातार कहीं ना कहीं टंकी में लीकेज की प्रॉब्लम बराबर बनी रहती है। अभी विगत दिनों जब आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में जल संकट गहराया हुआ है, लोगों के घरों पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, अब ये टंकी कई स्थानों से बड़े तादाद पे लीक कर रही है, जिसको अतिशीघ्र ठीक कराना बहुत आवश्यक है, जिससे क्षेत्र में जलापूर्ति हो सके। और मुझे तो लग रहा है कि टंकी में इतने ज्यादा लीकेज हैं, कहीं टंकी को गिराकर नवनिर्माणित न करना पड़े। ये नवाबगंज क्षेत्र है, 1/180 प्लाट से बोल रहे हैं। यहाँ पानी की दिक्कत बहुत है, एकदम गंदा पानी आज जो भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत तो गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल भी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हैंड पाइप का भी पानी गंदा आ रहा था। बताए नाम तो बताओ नहीं पाते हैं, मकान नंबर का नाम यही है नवाबगंज। और सीधे आपको ले चलते हैं हाथरस, जहां पर एसआईटी की टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है। ऐसी तस्वीरें आपको हम हाथरस से दिखा रहे हैं, जहां पर एसआईटी की टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी और एसआईटी की टीम गठित की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथरस से, जहां पर न्यायिक जांच टीम पहुंची हुई है हाथरस हादसे को लेकर। गाड़ी निकलने के बाद हाथरस पहुंची न्यायिक जांच टीम, जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले में। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
और इसी खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी संवाददाता हाथरस से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? साथ ही की टीम पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए हाथरस। हाथरस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि जो 6 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, उनके अलावा 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया, जिनमें से मुख्य आरोपी को दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया था और उसको अभी चिकित्सीय परीक्षण के बाद में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके साथ में जितने भी लोग हैं, कौन कौन से दल के राजनीतिक इनसे संबंध थे और कहां से किस तरह से फंडिंग होती थी, कौन इसके पीछे हैं, इस सब के बारे में भी उससे जानकारी की जा रही है। बिल्कुल, जांच टीम पहुंची हुई है हाथरस फिलहाल, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जांच टीम जो पहुंची है, जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, वो आज पुलिस लाइन में पहुंची। उसके बाद में यहाँ से जितने भी संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद वो अलीगढ़ में निकल गई है। जो वो वहाँ पर जिला अस्पताल में वहाँ की जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है और JN मेडिकल कॉलेज में वो जाएगी और किसी से भी मीडिया के लोगों से उन्होंने कोई बात नहीं की है। वो आए, बातचीत की और अपना चले गए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हाथरस भगदड़ में जिस तरीके से 121 लोगों की मौत हुई थी और न्यायिक जांच टीम गठित की गई है और इसी को लेकर यहाँ पर ये टीम हाथरस पहुंची है। यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले निपुण अग्रवाल जो कि SP हैं हाथरस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जानकारी साझा की थी। लगातार मुख्य आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ जाँच पड़ताल भी यहाँ पर की जा रही है। हाथरस कांड की जांच के लिए टीम पहुंची, घटनास्थल की जांच करने पहुंची है न्यायिक जांच टीम। ये सी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। न्यायिक जांच टीम पहुंची हाथरस। वो ट्रैफिक चालू करा दो। हाथरस कांड के लिए जांच के लिए पहुंची टीम। आप इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। जहां पर ये भगदड़ मची वहां पर टीम पहुंच चुकी है। भैया भैया आगे इधर मत आइए। ठीक है ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया। अब आप इधर एक चैनल आकर रख गया आप मत जाइए प्लीज। भैया आप आ जाइए, आपको वापस बुला दीजिए सर। दूर से बल्कि मैटर है। ठीक है, यहीं रुक जाते हैं, कोई नहीं, यहीं रुक जाते हैं। आ जाएगा नहीं, रुक प्लीज यार। ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। चलो वो आगे आगे जा, आगे जा, ठीक है। अरे भैया क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाइए ना। अरे भाई वो अलग है, वो तो आगे चले गए ना। आप उनके साथ वहां तक जाना चाहो चले जाओ। बात तो बात हुई। अरे आगे चले जाओ, छाता लेके। देखिए स्लिपरी है। और ये तस्वीरें
कानपुर के नवाबगंज में जल निगम की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां बीते 2 महीनों से पानी की टंकी लीक होने के कारण करीब 10,000 से ऊपर लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। नवाबगंज वार्ड 43 के भाजपा पार्षद राजकिशोर यादव ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र में पानी सप्लाई के लिए जल निगम ने डीपीएस मार्केट के पास एक पानी की टंकी बनाई थी। आरोप है कि पानी की टंकी जब से बनी है तब से लेकर आज तक कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कभी टंकी की मोटर खराब होती है तो कभी टंकी से पानी नहीं साफ आता। पार्षद ने बताया कि बीते 2 महीनों से पानी की टंकी लीक है, जिसके कारण क्षेत्र की 10,000 से ऊपर की आबादी को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। डीपीएस इंटर कॉलेज मैदान में जल निगम द्वारा पूर्व में एक टंकी का निर्माण किया गया था। तब से लगातार कहीं ना कहीं टंकी में लीकेज की प्रॉब्लम बराबर बनी रहती है। अभी विगत दिनों जब आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में जल संकट गहराया हुआ है, लोगों के घरों पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये टंकी कई स्थानों से बड़े तादाद पे लीक कर रही है, जिसको अतिशीघ्र ठीक कराना बहुत आवश्यक है, जिससे क्षेत्र में जलापूर्ति हो सके। और मुझे तो लग रहा है कि टंकी में इतने ज्यादा लीकेज हैं, कहीं टंकी को गिराकर नवनिर्माणित न करना पड़े। ये नवाबगंज क्षेत्र है, 1/180 प्लाट से बोल रहे हैं। और यहाँ पानी की दिक्कत बहुत है, एकदम गंदा पानी आज जो भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत तो गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल भी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हैंड पाइप का भी पानी गंदा आ रहा था। बताए नाम तो बताओ नहीं पाते हैं, मकान नंबर का नाम यही है नवाबगंज। यही पानी का है भैया, सावधान पानी आता, कीड़े आ रहे हैं पानी में, गंदा आ रहा है। हम लोग हैंडपंप से भर भर लावल जाता, नहायल जाता, क्या कर ले भैया। अब वो पीने वाला तो हम लोग भैया पाते हैं नहीं है पानी, यार और से ले आया जाता है, क्या कर ले। पानी खाना बनाना तो पड़ेगा भैया, कहूँ से न कहूँ लाइन लगाना पड़ता है हम लोग के। नवाबगंज है, मित्रपुरी गली है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा भैया, पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। 2 महीने से करीब नहीं आ रहा है। इन लोग परेशान है, इधर उधर पानी लाया जा रहा है, अब हैंडपंप से भरा जा रहा है। अरे बहुत किया है हमने, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। खबर जालौन से, जो सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर पर दहेज प्रतिषेध विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरेंद्र कुमार पौचायन ने बताया कि दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। दहेज के कारण समाज में महिलाओं के प्रति यातनाएं और अपराध उत्पन्न होते हैं। सरकार दहेज प्रथा को मिटाने के लिए और बालिकाओं के उत्थान के लिए कई कानून और योजनाएं संचालित कर रही है, ताकि समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को केंद्र में रखकर के भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बालिकाएं और पुरुषों ने प्रतिभाग किया। साथ ही कई विभागों के जनप्रतिनिधि थे, कई विभागों के प्रतिनिधि थे, जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ICD डिपार्टमेंट। उनको ये जागरूक करने का प्रयास किया गया कि दहेज लेना या देना कानूनी बुराई है, और जिला दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी होने के नाते हमने लोगों से अपील की कि जनपद में जितनी भी शादियां हो रही हैं, वर वधू दोनों शादी के 1 माह के अंदर अपना स्व हस्ताक्षरित उस शादी में क्या उपहार दिया गया उसकी एक सूची स्व हस्ताक्षरित जरूर जिला प्रोबेशन कार्यालय या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को उपलब्ध करा दें। जनपद ललितपुर में भूमाफियाओं द्वारा कम रेट में किसानों से खरीदकर प्लॉटिंग का धंधा जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में किसान आनंद रियल एस्टेट द्वारा कुछ भूमाफियाओं को पनारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास जमीन का सौदा कर दिया गया। सौदे में पैसा किसी दूसरे का एवं जमीन दूसरों के नाम, जिसे बेनामी संपत्ति की संज्ञा दी गई। इस बेनामी संपत्ति में भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग के लिए भूमि डेवलप की गई। उससे पहले भी तत्कालीन सदर SDM द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करने के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। ये मैटर संज्ञान में लाया गया और इसमें आज सुबह इसमें रिटन आदेश भी कर दिए गए
कि विनियमित क्षेत्र के जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उनके माध्यम से इस पर कार्रवाई करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसी लाइन में एक सरकारी नाले की बात भी उल्लेख की गई थी शिकायती प्रार्थना पत्र में, तो उसमें विशेष रूप से उसकी जांच के लिए भी कहा गया। अभी पिछले संडे के लगभग रविवार को आया मैं, तो देखा कि मेरी बाउंड्री आगे से थोड़ी सी टूटी वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो हो जाता धोखे में। आज सोमवार को मैंने आके देखा तो ये पूरा सब टूटा फूटा डला था। यहाँ पर पता करा तो यहाँ पे अवैध कॉलोनी मतलब जो भी चल रही हो, इन लोगों ने हमारी बात की तो भाई ये तो कहते धोखे से तोड़ दिया, भाई आप बेच दो इसके लिए। पहले तो हमसे कहते आप इसको बेच दो, आपका बेकार है, छोटा सा प्लाट है, कोई मतलब नहीं है। हमने भाई साहब बड़ी मेहनत से एक एक रुपये करके अपन प्लाट ज़मीन खरीद पाते हैं कि मकान बनाने के लिए लिया है, तो हम बेच तो नहीं पाएंगे। तो उन्होंने हमारी ज़मीन को प्लाटिंग को उसको पूरी बाउंड्री को तोड़ दिया। हमने इनसे बोला, रिक्वेस्ट करी, तो कहते कि बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो फिर वो तो तुम्हारा चला जाएगा, तुम परेशान नहीं हो इस चीज़ में। तो हमने साहब कोतवाली में कंप्लेंट दी, उस कंप्लेंट को कोई बोलो एक्शन ही नहीं लिया गया इस पर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर मेजा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर 16 फरवरी से ही तहसील में ताला लगा हुआ है। वहीं जनता समाधान के लिए आती है और वापस चली जाती है। एसडीएम महोदय के खिलाफ अधिवक्ताओं ने 16 फरवरी से सही नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताए, जब अधिवक्ताओं ने धारा 80 की फाइल देखने व निस्तारण करने के नाम पर 80,000 तो कहीं 50,000 घूस मांगती है। एसडीएम का यही रवैया देखकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बांजिया विधानसभा क्षेत्र के विधायिका केतकी सिंह ने हाथरस कांड को लेकर बाबाओं पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म को धंधा और व्यवसाय बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देश में कुछ फर्जी बाबा आ गए हैं जो कोट टाई पहनकर धर्म को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं से भी अपील की कि सचेत होकर अपना गुरु चुने। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा का बुलडोजर कई नेताओं पर चल चुका है, अब उन पर भी न चल जाए। हाथरस की यह घटना अंतरात्मा को झंझोर देने वाली घटना है। हमारा देश जिस तरह धर्म को मानता है, मजहबों को मानता है, वो हमारा जनमानस अपने हृदय से अपने धर्म का पालन करने की इच्छा करता है। और मुझे बहुत ही यह बात देखकर खिन्नता होती है कि कुछ लोग हमारे सर्वजनों के भोले मन को अपने काबू में लेके, उनको धोखाधड़ी में लेके और धर्म के नाम पर ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं जिससे वह धर्म को भी बदनाम करते हैं और खुद तो खैर उनका कोई नाम ही नहीं रहता। मुझे बहुत अफसोस है और मैं तो बहुत कठोरता के साथ इस बात को कहना चाहूँगी कि ऐसे समस्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी धर्म को अपना धंधा बनाने का प्रयास करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता द्वारा फतेहगढ़ में निर्माणाधीन इंटरसेप्शन डायवर्जन एवं एसटीपी व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल व एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कुटरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम इकाई कानपुर को एसटीपी संयंत्र को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के लिए पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का कार्य जल्द पूर्ण कर हस्तांतरित करने के कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं। खबर बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले एयरफोर्स की आगरा यूनिट पे तैनात अग्निवीर के जवान श्रीकांत चौधरी की ड्यूटी के दौरान सर में गोली लगने से मौत हुई। परिजनों ने सुसाइड की घटना से किया इनकार, कहा कि हादसा नहीं, उसके साथ कुछ गलत हुआ और अधिकारी घटना को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सरकार से मामले की सीबीआई और मजिस्ट्रियल जांच सहित उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बड़े वाला कोई कंपनी में उधर काम करते हैं। इस घटना के पीछे क्या सच्चाई लगता है, क्या है आप लोगों? देखिए हम तो पॉइंट पर गए नहीं थे, हम कलकत्ता रहते हैं। हमको कलकत्ता से यहाँ फोन गया
तो वो भी हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे भतीजा लोग वो लोग गया, हमको समझिए कि वहाँ से मतलब फ़ोन नहीं लगा तो वो लोग गया, हमको सूचना दिया, उसके बाद हम लोग को ले आया, गाड़ी में बैठा के हमको यहाँ ले आया। उसके बाद हमको वहाँ का खबर का कोई पता नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आप तो मौके पर गए थे? हाँ जी, मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन आया कि श्रीकांत को एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे, तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे भी बताया नहीं गया था प्रॉपर कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे वहाँ जाने से पहले एक फ़ोन आया मेरे को दोबारा, दूसरे इनके किसी कलीग का, श्रीकांत के। उन्होंने मुझे बताया कि इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी राइफ़ल से खुद को शूट कर लिया है। पर मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल था, हर किसी को गाइड करता था, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को भी। मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। यूपी की फतेहपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 20,000 रुपए के नामी गैंगस्टर रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान गॉक्सी सहित 40 से अधिक मामलों में वांछित था और हदगाम थाने में उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है। हदगांव पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा जनपद के टॉप 10 कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधी रिजवान आज सुबह 5:15 बजे सराय इदरीस नहर की पटरी पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त घायल हुआ है, जो जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त पर 20,000 रुपए का पुरस्कार वर्ष 2023 से घोषित चल रहा था। लगातार ये फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश चल रही थी। डिंडोरी जिले के 1 ग्राम जौलदा में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भारत के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 500 ब्लॉकों की पहचान की है, जिसमें मध्य प्रदेश के 43 विकास खंडों को शामिल किया गया है। जिला डिंडोरी अंतर्गत 3 विकास खंड बजाक, करंजिया और मेहंदवानी का पहचान किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 500 ऐसे ब्लॉक हैं जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से अविकसित है या जहां पर कठिनाई है, ऐसे विकास खंडों का चयन किया है। उनमें हमारे ज़िले में बजाग है, करंजिया और मेहंदवानी, ये 3 ब्लॉक का चयन किया गया है और आकांक्षी ब्लॉक उन्होंने नाम दिया है, जिसमें संपूर्णता अभियान, संपूर्णता का अर्थ है कि चाहे महिला बाल विकास की कोई योजना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, चाहे हमारे कृषि विभाग से संबंधित हो या आजीविका मिशन से संबंधित हो, ये सारे कार्य जो है हमारे अधिकारियों की देखरेख में इन ब्लॉकों में किए जाएंगे। आकांक्षी विकास खंडों में पूरे भारत देश में हमारे जिले को भी शामिल किया जा करके 3 विकास खंडों को आकांक्षी विकास खंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें आज जो है संपूर्णता अभियान के तहत जनपद बजाग में इसके द्वितीय दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। कल दिनांक 4 तारीख को जो है गोपालपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। हमारे संपूर्णता कार्यक्रम में जो आकांक्षी विकास खंड के 6 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ और महिला बाल विकास और उसके साथ आजीविका। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड अंतर्गत केगरझौर के प्राथमिक शाला बजर टोला में जर्जर स्कूल भवन में छत के नीचे छाता लगाकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। प्राथमिक शाला बंजर टोला में वर्षों से जर्जर है। स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच सहित शिक्षकों ने अनेकों बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद भी ना स्कूल भवन की मरम्मत हुई और ना ही नया स्कूल भवन बना। मजबूरन बच्चों को पढ़ने के लिए जर्जर भवन में आकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। पहली बात तो ये बात हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी और हमारे संज्ञान में बात नहीं थी, तो आपने ये चीज़ संज्ञान मिलाई, इसको हम आपको थैंक यू बोलते हैं। निश्चित रूप से जर्जर भवन का प्रस्ताव DRC कार्यालय से गया होगा, क्योंकि भवन का जो काम है वो DRC कार्यालय से रहता है। फिर भी मैं आज ही उस स्कूल को देखूंगा, अभी मैं डिंडोरी में जाऊँ तो अभी मैं देखूंगा और तत्कालिक व्यवस्था बनाने के लिए जो हमने शिक्षकों से बात कही है कि क्या सर इसके पहले निरीक्षण करने नहीं स्कूल नहीं जो भवन टपकने वाली बात है, छाता लगाने वाली बात है, ये जो 3-4 दिन बरसात हुई है इसकी बिगड़ा सा है। यहाँ पे पढ़ने में भी डर लगता है, कोई भी समय गिर सकता है ऊपर का लेंटर। और पानी भी टपक रहा है। हाँ।
कितने सालों से ऐसा हो रहा है? 5-6 साल से। 5-6 सालों से। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है यहाँ पे? डर लगता है। डर लगता है? हाँ। स्कूल की स्थिति क्या है अभी? बहुत गंभीर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। और अभी स्कूल यहाँ पे लग रहा है? लग रहा है। तो आपके शिक्षक हैं जो इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से किए हैं? कर रहे हैं अधिकारी से, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसमें। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। आप लोग अभी जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे पानी टपक रहा है क्या? टपक रहा है। तो लखनऊ में दबंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नाबालिग छात्रा को बेरहमी से थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि छात्रा गिड़गिड़ा रही है, लेकिन दबंग का दिल नहीं पसीजा और बेरहमी से उस पर एक के बाद एक थप्पड़ चढ़ता चला गया। छात्रा का आरोप है कि राजा ने उससे पहले उस नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण भी किया। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस दबंग पर मेहरबान है। ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई कार्रवाई। वायरल वीडियो बीते 12 जून का है और क्या है इस दबंग के पीछे थप्पड़ कांड का सच, आइए हम आपको बताते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में विशाल खंड 3 में पूर्व आईआरएस सुधाकर तिवारी के मकान में लखीमपुर जिले के धौरारा निवासी 17 वर्षीय किशोरी कुछ समय पहले ही रहने अपने घर से आई थी। 17 वर्षीय छात्रा लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी करने का सपना लेकर आई थी और उसने गोमती नगर के ही पत्रकारपुरम इलाके में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए ब्रिटिश एकेडमी ज्वाइन की थी। लेकिन बीते 12 जून को रात 9 बजे राजा प्रबल प्रताप सिंह का नाम का दबंग अपने साथियों के साथ उसके घर में आ घुसा और नाबालिग से गाली गलौज करते हुए उस पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाए और घर से निकल जाने को कहा। यही नहीं, वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान राजा प्रबल प्रताप सिंह अपने पिता संजय प्रताप सिंह से नाबालिग छात्रा की मोबाइल स्पीकर ऑन करके बात करा रहा है, जिसमें संजय प्रताप सिंह भी नाबालिग छात्रा को लगातार गाली देता नजर आ रहा है। 56 सेकंड के इस वीडियो को आप फिर से देखिए और सुनिए, जिसमें दबंग खुद की दबंगई दिखाते हुए कैसे किशोरी पर थप्पड़ बरसा रहा है। बहस करेगी इससे? निकल, उठ, निकल। मैंने क्या गलत कहा? अभी 3 थप्पड़ और मारूंगा, एक तो पे 3 थप्पड़ मारूंगा। पीड़ित छात्र ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने अगले दिन यानी 13 जून की देर रात राजा प्रबल प्रताप सिंह और उसके पिता संजय प्रताप सिंह समेत उसके अन्य साथीगण के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354, 354 खा, 427, 452, 504, 506 व पॉस्को एक्ट 7/8 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने 5 दिन तक उसका मेडिकल नहीं करवाया और ना ही थाने बुलाकर उससे पूछताछ की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस राजा प्रबल प्रताप सिंह के साथ मिलकर छात्रा और पूर्व आईआरएस को फंसाने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इंस्टाग्राम आईडी पर आरोपी राजा प्रबल प्रताप सिंह सरकार ठाकुर सीतापुर नीलगांव स्टेट जिला सीतापुर नाम से फेमस है। पीड़िता बताती है कि उन्हीं की पहुंच और पैसा होने के चलते पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में उसे इंसाफ की गुहार है। फिलहाल इस घटना के बाद नाबालिग छात्रा लखीमपुर खेरी स्थित अपने घर को चली गई है और फिलहाल डरी सहमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।